फॉर 3 आवर्स। अब आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर हमने लिखा परफेक्ट टेंस, यहां पर हमने लिखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर्स, यहां पर भी हमने लिखा ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। अगर दोनों सही है तो दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है मीनिंग में, ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास कमेंट करने के लिए 1 मिनट है। 1 मिनट में आपको ये बताना है कि ये बी, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों ही गलत है। एक सही है एक गलत है। अगर दोनों सही है तो दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग है। अब पता है क्या, ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अब हमें ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए बच्चों, इनमें से कोई भी ना गलत नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, गलत कोई नहीं है। अब आपको ये मैंने क्या कहा था कि अगर किसी एक्शन के साथ में का पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो तो हम उसको परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज और बताओ, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनका दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है। मतलब दोनों का मीनिंग जो है वो सेम मीनिंग है या डिफरेंट मीनिंग है। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहां पे क्या होता है, हमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का मीनिंग अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक में तो हमने परफेक्ट टेंस लिखा है, एक में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है। तो इसका मतलब एक में काम पूरा हो गया होगा, एक में हो रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है बच्चों, कि वैसे तो जो हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीशन शो करते हैं। परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन जो होता है वो कंप्लीट स्टेट का एक्शन होता है, इसका मतलब ये काम हो गया, बंद हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी परफेक्ट टेंस के साथ में पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दें, कंडीशन है मतलब ये। ठीक है, अगर हम किसी परफेक्ट टेंस में लिखे गए एक्शन के साथ में उसका पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दें, तो ऐसा एक्शन जो है वो कंप्लीट होने के अलावा इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात ध्यान देनी है कि परफेक्ट टेंसेस में लिखे गए एक्शन कंप्लीशन की स्टेट में ही होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो तो वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। जैसे दे हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भाई 3 घंटे पहले उन्होंने कोई काम करना शुरू किया था जो अभी भी चला जा रहा है, बंद नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं। दे हैव वेटेड फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे इंतजार कर चुके हैं, मतलब 3 घंटे का जो काम है वो पूरा हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकला कि उन्होंने बंद कर दिया इंतजार करना, लेकिन वो 3 घंटे पूरे हो गए, हम इस बात को एम्फिसाइज कर रहे हैं। तो अगर किसी एक्शन के में टाइम को कंप्लीट शो करना है कि इस काम को करते हुए इतना काम हो चुका है, मतलब इतना टाइम हो चुका है, तो हम परफेक्ट टेंस लिख देते हैं, भले वो एक्शन इनकम्प्लीट हो। तो मान लो कोई पर्सन 3 घंटे से इंतजार कर रहा है और हम इस बात को इम्फेसाइज करना चाहते हैं कि इसको इंतजार करते हुए 3 घंटे पूरे हो गए, तो वो जो कंप्लीशन ऑफ टाइम है ना, उसको शो करने के लिए हमने परफेक्ट टेंस लिखा है। तो ये जो परफेक्ट टेंस है ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन नहीं, कंप्लीशन ऑफ टाइम को मार्क कर रहा है कि 3 घंटे हो गए इसको इंतजार करते हुए। फिर चौथा घंटा चल रहा है, इसका मतलब जो 4 पूरे हो जाएंगे तो हम कह देंगे ही हैज वेटेड फॉर 4 आवर्स, कि 4 घंटे ये इंतजार कर चुका है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों ही इनकम्प्लीशन शो कर रहे हैं। बस यहाँ पर क्या है, हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन को एम्फसाइज करना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखा है। यहाँ पर हमें कंप्लीशन ऑफ टाइम को एम्फसाइज करना है, इसलिए हमने परफेक्ट टेंस लिख रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है वो भी सही, मीनिंग भी सेम है। अब एक हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो हमें ये बताना होता कि किसी पर्सन ने 3 घंटे इंतजार किया था और बाद में बंद कर दिया, मतलब 3 घंटे उसने इंतजार किया और फिर बाद में बंद कर दिया, तो ये बात फिर हम कैसे बताएं कि किसी ने 3 घंटे इंतजार किया था फिर उसके बाद बंद कर दिया। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके लिए हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चे, he waited for 3 hours। तो मान लीजिए किसी ने 3 घंटे इंतजार किया, ठीक है, और फिर उसने उसके बाद भी नहीं किया, मतलब उसके आगे उसने फिर इंतजार नहीं किया, बस 3 घंटे ही किया और फिर 3 घंटे के बाद वो अपना चला गया, उसने कहा बस बहुत हो गया। तो अगर हमें ये बात बतानी है तो हम फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। हम लिखेंगे ही वेटेड फॉर 3 आवर्स, उसने 3 घंटे इंतजार किया था, कहने का मतलब 3 से ज्यादा नहीं किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखे गए एक्शंस जो है वो प्रेजेंट में इफेक्टिव नहीं होते, आप सबको पता होगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे गए एक्शंस जो होते हैं उनका टाइम जो होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट में भी इफेक्टिव होते हैं। तो ये वाला एक्शन तो प्रेजेंट में कंटिन्यू रह सकता है, इफेक्टिव रह सकता है, ये नहीं रहेगा। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है दिस एक्शन इज नो लॉन्गर वैलिड इन द प्रेजेंट, ये एक्शन प्रेजेंट में वैलिड नहीं है, प्रेजेंट में इसकी कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज आपको और सीखने को मिल गई क्या, कि किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो, किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो, ठीक है, जैसे फॉर 3 आवर्स लिख दिया जाए, फॉर मैनी मंथ्स लिख दिया जाए, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख दिया जाए, ऐसा कुछ भी लिख दिया जाए, तो वहां पर आप उस एक्शन को इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो तो ऐसे एक्शन को इंडेफिनिट टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों टेंसेस में यूज किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखना। अब हमें ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मान लो हमने परफेक्ट टेंस में लिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा, इंडेफिनिट टेंस में लिखा, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये होता है कि जब हम इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो वो एक्शन जो होता है ना वो उतनी ही डेडिकेटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, ना कम ना ज्यादा, तो एक तरीके से वो फैक्ट लाइक होता है। लेकिन जब हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन लिखते हैं तो वो एक्शन जो होता है वो इनकम्प्लीट स्टेट में होता है, जिसने उतनी एक्शन उतनी ड्यूरेशन कंप्लीट कर ली है लेकिन वो उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो सकता है आपको थोड़ी समझने में अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको ये बात समझाता हूं। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स। दूसरा हमने लिखा, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। तीसरा हमने लिखा, he has been sleeping for 6 hours। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका परफेक्ट टेंस है और ये यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये हमारी ड्यूरेशन है, ये गिवन ड्यूरेशन है और ये गिवन ड्यूरेशन है। अब आपको बताना है क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं या तीनों ही गलत हैं। अगर सही हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है वो सोचिए और बताइए।
अब आसान है, ठीक है, तीनों ही सही है। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। ये तीनों ही करेक्ट हैं, वो भी, ये भी, ये भी। अब हमें समझना है इनमें मीनिंग का डिफरेंस क्या है। ये तो पता चल गया भाई, चलो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस तीनों का यूज ड्यूरेशन के साथ किया जा सकता है, बट इनमें डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम ये लिखते हैं स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, तो इसका मतलब ये जो स्लीपिंग का एक्शन है ये केवल 6 आवर्स के लिए ही वैलिड है, न कम न ज्यादा। तो ये किसी पर्सन की हैबिट हो गई कि वो 6 घंटे सोता है, ना वो 7 घंटे सोता है, ना वो 5 घंटे सोता है, ये फैक्ट हो गया। तो ये कैसा एक्शन हो गया, ये एक फैक्ट लाइक स्टेटमेंट हो गया जो इतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड और इफेक्टिव है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का, तो इसका मतलब ये रेगुलर भी है, मतलब ये रेगुलर एक्शन होता है बस 6 घंटे के लिए। अब दूसरे में आ जाओ, इसमें हमने लिखा ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स और ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। अब ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये 6 घंटे सो चुका है, मतलब 6 घंटे हो गए इसको सोते हुए, अभी तक नहीं जगा। तो अगर हमें 6 आवर्स की जो ड्यूरेशन है उसके कंप्लीशन को एम्फिसाइज करना है कि 6 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लिखेंगे ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, कि 6 घंटे सो चुका है, अभी भी सोता जा रहा है। फिर 7 घंटे हो जाएंगे तो हम कह देंगे ही हैज स्लेप्ट फॉर 7 आवर्स। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स का मतलब कि 6 घंटे पहले उसने सोना शुरू किया था और अभी भी सो रहा है, अभी वो काम चल रहा है। तो लगभग दोनों का सेम सा मीनिंग हो गया। तो ये जो दोनों एक्शंस हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं एक इनकम्प्लीट एक्शन को। ये दोनों एक्शंस किसको शो कर रहे हैं, एक ऐसे एक्शन को जो इनकम्प्लीट है, 6 घंटे हो चुका है लेकिन बंद अभी भी नहीं हुआ, चल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हुआ हो तो हम उसको परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि उसको केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान देना नहीं, वो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आ सकता है। एक मैं एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ बात यही। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश हिम फॉर 5 years, वी डैश हिम फॉर 5 years। ऑप्शन देखिए, आर नोइंग, बी हैव नोन, सी हैव बीन नोइंग, डी नो। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। वी डैश हिम फॉर 5 years, आर नोइंग, हैव नोन, हैव बीन नोइंग, नो। डिफरेंस आपको पता ही होगा, आर नोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हैव नोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन नोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा फॉर 5 आवर्स ड्यूरेशन है। यहाँ पर आपको टेंस यूज करना है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। यू हैव गॉट 30 सेकेंड, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं क्वेश्चन को बताने, मतलब आंसर करने के लिए, बताइए। अब देखो पता है क्या बच्चों, अगर किसी भी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लिख नहीं सकते, खत्म, ठीक है। आर नोइंग नहीं हो सकता आंसर, एक चीज। दूसरी चीज, अभी आपने सबने कभी न कभी पढ़ा सुना होगा कि देर आर सर्टेन वर्ब्स विच डोंट रेफर टू सम एक्शन, दे रेफर टू स्टेट। उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं या वर्ब ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक। लुक है, सीम है, अपीयर है, हैव है, पजेस है, ऑन है, बिलीव है, थिंक है, कंसीडर है, बिलोंग है, एडमायर है, लव है, फॉरगेट है, रिमेंबर है, फॉरगिव है, एग्जिस्ट है,
रियलाइज है, अंडरस्टैंड है, ठीक है, होप है, वांट है, नीड है, इमेजिन है और नो भी है। ठीक, तो ये होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। इन वर्ब्स का यूज हम करते हैं टू रेफर टू द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन सम एक्शन और रादर देन सम एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो इन वर्ब्स का हम यूज करते हैं टू रेफर टू द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट टू रेफर टू द एनी एक्टिविटी, नॉट टू रेफर टू एनी एक्टिविटी। तो हम इनका यूज किसी एक्टिविटी के लिए नहीं करते, ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं उनमें इनकम्प्लीशन नहीं होता, आइदर द सब्जेक्ट इज इन दैट स्टेट और इट इज नॉट इन दैट स्टेट, उसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता, या तो वो स्टेट है या वो स्टेट नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, खत्म। या तो मैं हूं हैप्पी या मैं हैप्पी नहीं हूं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी वर्ब्स जो स्टेट को रेफर करती हैं उनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और उनमें चूंकि इनकम्प्लीशन नहीं होता तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। नो वर्ब के बारे में आप सबको पता होगा कि इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। तो जो नो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है, हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं यूज कर सकते, तो आपका ये सी ऑप्शन भी गलत। ठीक, तो ऐसी वर्ब्स जो स्टेटिव होती हैं उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज किया जाता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज किया जाता, उनके लिए हम परफेक्ट टेंसेस या इंडेफिनिट टेंसेस का यूज करते हैं। अब वहां पे ड्यूरेशन लिखी हुई है, ड्यूरेशन के साथ इंडेफिनिट टेंस भी यूज हो सकता है, परफेक्ट टेंस भी यूज हो सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर हम इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे तो ये उतनी ही ड्यूरेशन के लिए एक सर्टेन फैक्ट हो जाएगा। मान लो अगर मैं लिख दूं वी नो हिम फॉर 5 years, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई हम उसको 5 साल के लिए जानते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा लगेगा कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो रखा है, हम पहले से जानते हैं कि भाई जिन्हें हम जानते हैं 5 साल जान पाएंगे, जैसे 5 साल पूरे होंगे तो फिर हम इनको भूल जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे इनको। तो हमें पता है ऐसा तो नहीं होता। मान लो कोई बात है, कोई पर्सन है हमारा, एक बार उससे जान पहचान दोस्ती हो गई, फिर तो वो बनी ही रहेगी, तो उसमें ऐसा कोई लिमिट तो नहीं होती कि भाई ये 5 साल के लिए वैलिड है, कोई अलार्म तो नहीं लगा होता। ठीक है, तो ये जो नो है ये ग्रामेटिकली सही है बट लॉजिकली ये गलत है, इट डजंट मेक सम लॉजिकल सेंस, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो गया ये, वी हैव नोन हिम फॉर 5 years। अब वी हैव नोन हिम फॉर 5 years का मतलब क्या है? कि हम परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ने लिख रखा है तो परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या माने कि ये 3 साल काम हुआ उसके बाद, सॉरी 5 years, ये 5 साल काम हुआ उसके बाद बंद हो गया, क्या अब हम नहीं जानते उसको? अभी भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि वी हैव नोन हिम फॉर 5 years का मतलब कि हमें 5 साल उसको जानते हुए हो गए पूरे। मतलब हम यहाँ पर एम्फिसाइज कर रहे हैं द कंप्लीशन ऑफ द ड्यूरेशन, नॉट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। कंप्लीशन ऑफ एक्शन को एम्फिसाइज नहीं किया जा रहा है यहाँ परफेक्ट टेंस लिखकर, यहाँ परफेक्ट टेंस लिखकर एम्फिसाइज किया जा रहा है कंप्लीशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की ड्यूरेशन को एम्फिसाइज किया जा रहा है कि 5 साल हो गए उसे जानते हुए, छठा चल रहा है, इसका मतलब ये। तो जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं बच्चों, ये कंप्लीशन ही शो करते हैं, लेकिन अगर हम इनको ड्यूरेशन या इस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में यूज करें तो फिर ये इनकम्प्लीशन भी शो करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो एग्जांपल से आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, और थोड़ी सी क्लियर हो जाए उसके लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वी आर फ्री फॉर 78 years, but we are still economically backward। अब देखिए हमने यहां पर वर्ब यूज किया है आर, वर्ब की फॉर्म टेंस होती है तो ये टेंस हो गया, और 78 ईयर्स जो हमने लिखा है ये ड्यूरेशन है। अब आर जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, तो ये आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसके साथ ड्यूरेशन लिखी हुई है। तो हमें पता है कि जो सिंपल टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, उनके साथ हम ड्यूरेशन का यूज करते हैं।
लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होती है कि वो जो सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में हमने इवेंट लिखा है या वो जो हमने सिचुएशन लिखी है, वो सिचुएशन केवल उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, ना कम ना ज्यादा। जैसे अभी हमने लिखा था ना, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, कि वो 6 घंटे सोता है, तो इसका मतलब उसका सोने का काम है वो 6 घंटे के लिए वैलिड है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तब आपको समझ में आएगा गलत हो गया। अगर हम ये लिख रहे हैं वी आर फ्री फॉर 78 ईयर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 78 साल के लिए आजाद हैं, 78 ईयर्स के लिए हम आजाद हैं। मतलब ये निकला कि जब 78 ईयर्स पूरे हो जाएंगे फिर हम आजाद नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए अंग्रेजों के साथ में कोई ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि भाई एक काम करो, हमें भी 78 ईयर्स के लिए आजाद कर दो, बाद में आके अपना गुलाम बना लेना दोबारा से, ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन हमें पता ऐसा नहीं है। ये जो हमारी आजादी है वो 78 ईयर्स पूरे कर चुकी है। 78 ईयर्स हमें आजाद हुए पूरे हो गए, आगे भी हम बने रहेंगे, हमेशा ही बने रहेंगे आजाद, ठीक है। तो ये जो हमने सिचुएशन लिखी है ना, ये ग्रामेटिकली तो सही है बट लॉजिकली ये गलत। इसका मतलब ये निकलता है कि हम 78 ईयर्स के लिए ही केवल आजाद हैं, उसके बाद हम आजाद नहीं रहेंगे। लेकिन हमें पता ऐसा नहीं है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि 78 ईयर्स हो गए हमारी आजादी को, पूरे हो चुके हैं, ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई और हम आगे भी रहेंगे, तो ये इनकम्प्लीशन है, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू रहेगी ना सिचुएशन। तो अब ये हमने परफेक्ट है, ये जो इंडेफिनिट टेंस लिख रखा है गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो जो ड्यूरेशन दी गई है उसके आगे भी सिचुएशन कंटिन्यू करे या एग्जिस्ट करती रहे, तो हमें लिखना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ड्यूरेशन के साथ। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप इस वर्ब का नहीं लिख सकते। आर जो है वो बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म्स जो होती हैं या बी वर्ब जो होती है वो स्टेट की वर्ब होती है। जैसे मान लो मैं कह दूं आई एम हैप्पी, तो एम वर्ब जो है वो किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रही, वो मेरी स्टेट को रेफर कर रही है। तो बी की फॉर्म्स जो होती हैं इज एम आर वॉज वर, अगर हम इनको सेंटेंस में जब मेन वर्ब यूज करें तो फिर वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अब जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होता, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना नहीं सकते। अब हम क्या करें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि परफेक्ट टेंस लिखो। ऐसी वर्ब्स का जो स्टेटिव होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ना करके परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करो। परफेक्ट टेंस यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो आंसर ये हो जाएगा वी हैव बीन फ्री फॉर 78 ईयर्स बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, वी हैव बीन फ्री फॉर 78 ईयर्स बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब ये जिसको पॉइंट समझ में आ गया कि ये इस पहले जो हमने लिखा था वो गलत क्यों था और उसको हमने चेंज करके हैव बीन ही क्यों लिखा, अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से ओके कमेंट करो। नहीं समझ में आया, कुछ पूछना बोलना बताना रोना गाना है तो अपना कमेंट कर लो, और नहीं तो समझ में आ गया तो ओके कमेंट करो, ठीक है। और मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लिखता हूँ, आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 2, लीजिए ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर आर ड्यूरेशन ड्यूरेशन अब देखो हमने एक स्टेटमेंट लिखा वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस ड्यूरेशन लिख रखी है, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है बीइंग फ्रेंड वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड है, उसके आगे नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम 5 साल के लिए दोस्त हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर हम दोस्त नहीं रहेंगे।
अब मान लो अगर ऐसा हो सकता है कि भाई हमारी किसी के साथ में दोस्ती है, मित्रता है, और वो कंफर्म है कि भाई 5 साल की ही दोस्ती है, 5 साल बाद ये दोस्ती नहीं रहेगी, तब तो ठीक है, आप ऐसे लिख लो। लेकिन हमें पता है ये भी लॉजिकल नहीं है, इट डजंट सीम लॉजिकल, इट डजंट मेक सेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट है बट इट डजंट मेक सेंस, इसका कोई सेंस नहीं हुआ। किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप है, क्या पता कल ही कोई ऐसी बात हो जाए कि फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, और क्या पता कुछ ना हो तो हमेशा ही फ्रेंडशिप बनी रहे। तो ऐसा तो कोई लिमिट तो नहीं लगाई जा सकती कि फ्रेंडशिप इतने टाइम के लिए ही, इसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली गलत है, ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है। तो अब हम इसको कैसे सही करें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो। तो मान लो अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी दोस्ती हुए 5 साल पूरे हो गए, आगे भी हम रहेंगे दोस्त, ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना चाहिए। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस वर्ब का बनेगा नहीं, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह लिखेंगे परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? वी हैव बीन फ्री फॉर सॉरी वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years, कि हम 5 साल से दोस्त हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई। मैं आपको जो इम्फेसाइज करवाना चाहता हूँ, जिस बात पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, वो समझते रहना कि ये जो हमने हैव बीन परफेक्ट टेंस लिखा है, ये परफेक्ट टेंस कंप्लीशन नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि काम बंद हो गया, इसका मतलब बस इतना है कि इतनी ड्यूरेशन पूरी हो गई, 5 साल हो गए हैं दोस्त हुए, आगे भी रहेंगे। तो ये सिचुएशन आगे एग्जिस्ट करेगी, आगे कंटिन्यू करेगी, ये बंद नहीं हुआ काम। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। हमने लिखा वी आर अवेलेबल फॉर 5 hours, कि हम 5 घंटे के लिए यहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, क्या ये सही हो सकता है? तो आंसर है हाँ, ये हो सकता है। मान लीजिए हम कहीं पर आए हैं, ठीक है, और हम वहां पर केवल 5 घंटे के लिए ही अवेलेबल हैं, 5 घंटे बाद हमें वापस जाना है, हमारी ट्रेन की टिकट हो रखी है, प्लेन की टिकट हो रखी है, उसके बाद हम चले जाएंगे, फिर हम यहाँ पे और नहीं रुकेंगे 5 घंटे के बाद। तो इट सीम्स लॉजिकल। तो ये जो हमने लिखा ना, वी आर अवेलेबल फॉर 5 hours, ये सही हो गया। अब एक सिचुएशन और देखो, यहाँ पे ये जो सेंटेंस था हमारा, सेंटेंस नंबर 2, अगर हम इसको चेंज करके ऐसे लिख दें, वी वर फ्रेंड्स फॉर 5 years। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ब हमने लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये ड्यूरेशन है। यहां पर था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर है पास्ट इंडेफिनिट। बताइए सही है गलत? कमेंट करिए जल्दी से। आप पता है इसमें क्या है? ये हमने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो उन सिचुएशंस और इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में इफेक्टिव और वैलिड थे, प्रेजेंट में इफेक्टिव वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम 5 साल के लिए दोस्त थे पास्ट में, अब नहीं है। प्रेजेंट में तो आप नहीं बता सकते कि जिसके साथ आपकी दोस्ती है, तो ये नहीं बताया जा सकता कि वो मित्रता, वो फ्रेंडशिप कितने समय तक रहेगी। पता नहीं होता ना, कोई फिक्स नहीं किया जा सकता। हो सकता है बहुत समय रहे, हो सकता है कल ही परसों में खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, पास्ट में मान लीजिए किसी के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, और फ्रेंडशिप कब खत्म हुई और जब से शुरू हुई थी फ्रेंडशिप और जब तक खत्म हुई उसके बीच में कितना ड्यूरेशन था, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो लिखा नहीं सही है। कहने का मतलब ये है कि रट्टा नहीं मारना है, सिचुएशन को समझना है। ठीक, लॉजिक जो है ना, उसको ही हमेशा प्रायोरिटी देनी है। रूल्स हैं, तुक्के हैं, इनको नहीं, लॉजिक को। वी वर फ्रेंड्स फॉर 5 years, दैट इज क्वाइट लॉजिकल, वो बिल्कुल लॉजिकल है। मान लो हमारी किसी के 5 साल दोस्ती थी, 5 साल बाद कुछ ऐसी बात हो गई कि दोस्ती खत्म हो गई, तो ठीक है, अब आप उसको बता सकते हो कि हम इतनी ड्यूरेशन तक दोस्त रहे थे, उसके बाद नहीं रहे। प्रेजेंट में नहीं बता पाओगे कि जिसके साथ अभी फ्रेंड हो कब तक रहोगे, कब दोस्ती खत्म होगी। ठीक है, और ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए डिटेल में, तो उसके लिए दो एग्जाम्पल और देख लो। ही इज he has been ill for 3 days। एक मिनट थोड़ा सा, he is has been ill for 3 days। 6।
he is has been absent for 3 days. Is और has been perfect और indefinite, is और has been perfect और indefinite, और ये है ड्यूरेशन। अब आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज करना ठीक है, इंडेफिनिट वाला ठीक है, परफेक्ट वाला ठीक है, दोनों ठीक है, कोई नहीं ठीक है, बताओ। यू हैव गॉट 30 सेकंड, 30 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए। ही इज इल फॉर 3 डेज, ये सही है, या ही हैज बीन इल फॉर 3 डेज, ये सही है, या दोनों ही सही है, या कोई नहीं सही है, बताओ। ही इज एब्सेंट फॉर 3 डेज, ये सही है, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 डेज, ये सही है, या दोनों ही सही है, या कोई सही नहीं है। अब पता है क्या बच्चों, दोनों स्टेटमेंट्स में आप देखोगे तो जो टोटल डिफरेंस है ना वो कॉम्प्लीमेंट का है। एक में हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है एडजेक्टिव इल, और एक में हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया एडजेक्टिव एब्सेंट। ठीक, अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, तो क्या हम उसका बता सकते हैं कितने दिन बीमार रहेगा? तो आंसर है ये नहीं बताया जा सकता। हो सकता है बीमारी ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाए, ठीक है, हो सकता है कोई दवा मतलब लग जाए दवा या दुआ, उसको तुरंत ठीक हो जाए। तो जो बीमार है उसका फिक्स करके ये नहीं डेफिनेटली बताया जा सकता है कि वो कब तक बीमार रहेगा, ठीक है, ये नहीं बता सकता है। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई, लेकिन फिर भी आप डे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इस गलत है, हैज बीन सही है। जो पर्सन 3 दिन हो चुका है जिसको बीमार हुए, कि 3 दिन पूरे हो गए, तो हम ये बता सकते हैं हाँ भाई कि वो 3 दिन से बीमार है, मतलब अभी ठीक नहीं हुआ, अभी भी बीमार है। परफेक्ट टेंस का मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया, अभी भी बीमार है, लेकिन बीमार हुए उसको 3 दिन पूरे हो गए, चौथा दिन चल रहा है। तो ये जो हमने लिखा ना ही हैज बीन इल फॉर 3 डेज, ये तो लॉजिकल है। ही इज इल फॉर 3 डेज वो लॉजिकल नहीं है। अब दूसरे एग्जांपल में आते हैं। मान लो कोई पर्सन एब्सेंट है, ठीक, और वो 3 दिन की लीव लेकर गया है, हमसे ही परमिशन लेके गया 3 दिन के लिए, या मान लो हमसे परमिशन लेके नहीं गया, हमारा फ्रेंड है, हमें बता के गया कि भाई 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने परिवार के साथ, बाद में वापस आऊंगा। तो जो एब्सेंट है उसका हमें पता हो सकता है वो कब तक एब्सेंट है, बता के गया हो, हमें हमसे पूछ कर गया हो, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना ही इज एब्सेंट फॉर 3 डेज, कि वो 3 दिन के लिए एब्सेंट है, मतलब 3 दिन बाद वो आ जाएगा, तो ये ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो 3 दिन से एब्सेंट है, आगे भी रहेगा, कब आएगा वो हमें पता ही नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए उसको एब्सेंट हुए, आगे भी रह सकता है, तो ये भी सही है। तो ही इज एब्सेंट फॉर 3 डेज सही, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 डेज सही, ही इज इल फॉर 3 डेज गलत, ही हैज बीन इल फॉर 3 डेज सही। आपको ये डिफरेंस समझना है। दो चीजें समझनी, एक तो ये समझना है आपको कि परफेक्ट टेंसेज में जब हम पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख देते हैं तो वो इनकम्प्लीशन भी शो करते हैं, ठीक है। दूसरा ये समझना है कि जब हम ड्यूरेशन को इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो दोनों में अंतर होता है। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो ड्यूरेशन लिखते हैं तो वो एक्शन इनकम्प्लीशन की स्टेट में होता है। इंडेफिनिट टेंस में जो ड्यूरेशन लिख देते हैं तो वो एक्शन उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है ना, उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, I have this car for 3 years and I shall use it a few years more. ठीक है, अब हमने यहां पर लिखा आई हैव दिस कार फॉर 3 years, तो ये हैव जो है ये वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान देना, और ये ड्यूरेशन हमने लिख दी। बताओ सही है गलत? एक चीज ध्यान देना, मान लो अगर ये ना लिखा हो एंड आई शैल यूज इट अ फ्यू इयर्स मोर, केवल इतना लिखा आई हैव दिस कार फॉर 3 years, बताओ ये सही है गलत?
ये जो हैव हमने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के साथ हम ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं, तो हमने ड्यूरेशन यूज भी कर रखी है। अब बताओ सही है गलत? अब पता है क्या, ये सही हो सकता है अगर केवल इतना ही लिखा हो। जैसे हमने लिखा आई हैव दिस कार फॉर 3 ईयर, कि मेरे पास एक कार है 3 साल के लिए। कहने का मतलब जो 3 साल पूरे हो जाएंगे फिर ये कार मेरे पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। या हो सकता है मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई परिचित जो है वो बाहर गया हो, विदेश गया हो पढ़ाई करने या जॉब पे ट्रांसफर पे 3 साल के लिए, और अपनी ये कार मुझे दे गया और 3 साल बाद वापस आएगा तो ले लेगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है हमें ही हमारी कंपनी ने विदेश भेजा हो, ठीक है, और वहां पर हमें कोई कार यूज करने के लिए दी हो, और 3 साल के लिए हमारी वहां पे पोस्टिंग है, तो 3 साल जब तक हम वहां पर हैं तब तक हमारे पास कार है, जब हम वापस जाएंगे तो देनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम ये कहें आई हैव दिस कार फॉर 3 ईयर्स, ये कार मेरे पास 3 साल के लिए, मतलब ये 3 साल के बाद नहीं रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो तो ये ठीक है, लेकिन लिखा तो उतना नहीं है। लिखा तो ये भी है, एंड आई शैल यूज इट अ फ्यू इयर्स मोर, कि मैं इसे कुछ और साल भी यूज करूंगा, कुछ और भी साल यूज करूंगा, तो 3 से ज्यादा यूज करूंगा। कहने का मतलब क्या निकला कि 3 साल तो हो गए और अभी कुछ और साल भी इस कार को यूज करूंगा। तो ये काम जो है वो 3 साल के आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये सिचुएशन उसके आगे भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, ये 3 साल के बाद भी सिचुएशन बनी रहेगी। तो अगर ये सिचुएशन इस ड्यूरेशन के बियॉन्ड भी बनी रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, तो आपको लिखना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव वर्ब का बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हैव जो है वो वर्ब ऑफ स्टेट है। मान लीजिए मैं कहता हूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हैव वर्ब जो है वो किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रही, पोजीशन को रेफर कर रही है। पोजीशन जो होता है वो स्टेट की कैटेगरी में आता है। तो हैव वर्ब का जब हम यूज पोजीशन शो करने के लिए करते हैं तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। जिस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। तो आप इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हैव हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आई हैव हैड दिस कार, आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 इयर्स। तो मतलब परफेक्ट टेंस से ध्यान देना, इस परफेक्ट टेंस का मतलब ये नहीं कि अब कार मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये कि कार अभी भी मेरे पास है और 3 साल पूरे हो गए और कार आगे भी रहेगी। तो परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं अगर उनके साथ पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट सिचुएशन को भी रेफर करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। परफेक्ट टेंस में जब हम ड्यूरेशन लिखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन लिखते हैं, तो टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है वो भी हमें सीखना। ठीक, चल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक हमने स्टेटमेंट लिखा ए, दे हैव बीन they have been watching movies since 7 a.m. दूसरा, they have watched 3 movies since 7 a.m. अब देखिए, हैव बीन वॉचिंग ये टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दे हैव वॉच्ड ये भी टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस 7 a.m. ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस 7 a.m. ये पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, बताओ दोनों सही दोनों गलत?
कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है। दोनों सही है दोनों गलत है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बच्चों, ज्यादा टाइम मत लिया करो। अगर यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करेंगे ना तो ये आपका ही टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। अब पता है क्या, देखो दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ये भी सही और ये भी सही। अब हमें ये समझना है कि चलो सही तो दोनों हो गए, क्या हम इन टेंसेस को एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं? जैसे अभी हमने फॉर के साथ लिखा था ना, ये यहां देखो, जैसे ये हैव वॉच्ड हम वहां लिखते हैं, हैव बीन वॉचिंग यहाँ लिखते हैं, तो एक ही बात है, मतलब दोनों टेंस दोनों सेंटेंसेस सही हैं, दोनों ही टेंस भी सही है, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई भी यूज कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वही काम हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि ऊपर हैव वॉच लिख दें, दे हैव वॉच्ड मूवीज सिंस 7 AM, और नीचे हैव बीन वॉचिंग लिख दें, दे हैव बीन वॉचिंग 3 मूवीज सिंस 7 AM। तो क्या सही हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। तो अब हमें सीखना है भाई ये क्यों हो गया कि फॉर जब लिखा था तो वहां तो हम चाहे परफेक्ट टेंस लिखें चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें एक ही बात थी, यहां पर ऐसा क्यों नहीं हम कर पा रहे? यहां पर परफेक्ट टेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्ट टेंस से क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? तो अब आपको ध्यान रखना यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि उधर जो हमने टाइम लिखा था वो टाइम ड्यूरेशन था, ये टाइम पॉइंट है। तो पहला तो डिफरेंस ये देख लो कि जब हम ड्यूरेशन के साथ में परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ टाइम लिख देते हैं तब ऐसा नहीं होता, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस हो जाता है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्या डिफरेंस देखो समझना, यहां पर हमने लिखा दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज, कि वो मूवीज देख रहे हैं 7 बजे से, तो मूवी देखना क्या है? एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है। हम यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने 3 मूवीज देख ली, तो ये 3 मूवीज है ना, ये रिजल्ट है, ये क्या है? ये रिजल्ट है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, हाउ मैनी या हाउ मच का रिप्लाई जो होता है वो रिजल्ट होता है। किसी के दिमाग में ये डाउट आ जाए कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज रिजल्ट है कि नहीं है? तो जो रिजल्ट होता है वो एक्शन के साथ लिखा होता है और वो हाउ मच या हाउ मैनी का रिप्लाई होता है। जैसे मूवी देखना जो है वो एक एक्शन है, मूवी देखना जो है वो एक एक्शन है, ठीक है। 3 मूवीज देख लेना उस एक्शन का रिजल्ट है। तो यहां पर हमने उस एक्शन का रिजल्ट मेंशन कर रखा है। किसी भी एक्शन का रिजल्ट कब आता है? जब वो एक्शन कंप्लीशन की स्टेट में हो तभी रिजल्ट आता है। जो एक्शन कंप्लीशन की स्टेट में होते हैं उनको परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिख रखा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हमने परफेक्ट टेंस लिखा है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम बंद हो गया, मूवी देखना बंद कर दिया। मूवी देखना नहीं बंद किया, 3 मूवीज उन्होंने 7 बजे से लेकर अब तक देख ली हैं। जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो उस समय तक उन्होंने 3 मूवीज देख ली हैं, चौथी चल रही है, वो पूरी हो जाएगी तो हम कह देंगे दे हैव वॉच्ड 4 मूवीज सिंस 7 AM। तो कहने का मतलब ये जो कंप्लीशन है ना, ये कंप्लीशन केवल इस रिजल्ट के रेस्पेक्ट में है, ये एक्शन एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं हुआ है। केवल इतने जो रिजल्ट जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 3 मूवीज का, इस रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये कंप्लीशन है, अदरवाइज द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो अगर हम किसी भी एक्शन के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं, सिंस लिख दें या हाँ सिंस ही लिखेंगे, सिंस 9 AM, सिंस मंडे ट्यूसडे, कुछ भी लिख दें, तो हम वहां पर अगर रिजल्ट दिया है तो परफेक्ट टेंस ही लिखेंगे, अगर रिजल्ट नहीं दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखेंगे। फॉर के साथ में क्या होता है? रिजल्ट दिया होता है तो फॉर के साथ में तो परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है अगर रिजल्ट दिया हो, रिजल्ट नहीं दिया हो तो फॉर के साथ आप चाहे परफेक्ट लिखो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंस के साथ फर्क पड़ता है, सेंस के साथ परफेक्ट टेंस तभी यूज होगा जब रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट नहीं दे रखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। फॉर के साथ हम इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंस के साथ में इंडेफिनिट टेंस भी यूज होता है, सिंस के साथ ना इंडेफिनिट टेंस यूज होता है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है, केवल परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस यूज होते हैं। इन बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इनका थोड़ा डिटेल में ध्यान रखेंगे।
कि किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो, ठीक है, तो हम ऐसे एक्शंस को जिनके साथ उनका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो उनको हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो, सिंस के साथ जो हम लिखते हैं ना वो, तो ऐसे एक्शंस को हम परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, ना इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, और ना ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। परफेक्ट टेंस तभी लिखेंगे जब रिजल्ट ऑफ द एक्शन मेंशन हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी लिखेंगे जब रिजल्ट ऑफ एक्शन मेंशन नहीं हो। चलो, अब ये जितना हमने डिस्कशन करा है इससे रिलेटेड किसी को कुछ कहना, पूछना, बोलना, बताना है तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर? चलो, अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आप सबके लिए, आपको उन क्वेश्चंस को समझना है, पढ़ना है, समझना है और ये देखना है क्या उनमें हमें कोई करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई जरूरत है करेक्शन करने की तो वो करेक्शन हम क्या करें, कैसे करें, ये भी बताना है कमेंट करके। इट हैज बीन रेनिंग 10 millimeter since yesterday. They have done exercise for 30 minutes every day. Third sentence. We own this land since 2020. Mohan has been believing in God since childhood. Fifth, I have this doubt for more than 6 months. इनको आप पढ़िए और पढ़कर देखिए सही है या गलत है, और गलत हो तो हम क्या करेंगे सही हो जाए। My uncle is swimming
फॉर एन आवर। देखिए, हैज बीन रेनिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैव डन एक्सरसाइज परफेक्ट टेंस, ऑन इंडेफिनिट टेंस, हैज बीन बिलीविंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैव इंडेफिनिट टेंस, इज स्विमिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, सिंस यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर 30 मिनट्स ड्यूरेशन, since 2020 point, since childhood point, for more than 6 months duration, for an hour duration. अब आप इनको सही करो। देखो, बेसिक बात मैं ओरली आपको फिर से बात ध्यान करा देता हूं, बाकी हमने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी एक्शन के साथ अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो फॉर के साथ में, तो आप उसको इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो अगर वो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, ना कम ना ज्यादा, या आप उसको परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हो। अगर रिजल्ट दिया हुआ है या वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होती है तो आप परफेक्ट टेंस ही लिखोगे, नहीं तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी लिख दो, दोनों में से कोई भी सही है। अगर किसी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो सिंस के साथ में, तो अगर रिजल्ट दिया हुआ है तो आप परफेक्ट टेंस लिखोगे, अगर वर्ब स्टेटिव है उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता तब भी आप परफेक्ट टेंस लिखोगे, और नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन है। वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया समझाया था एग्जांपल्स की मदद से, अगर वो आपके दिमाग में आ गया, आपको मतलब क्लियर हो गया सुनकर समझकर, तो इन क्वेश्चंस को सही कर दो। ये सब गलत हैं, एक भी इनमें से सही नहीं है, सबको सही करना है। आप देखिए क्या है, अगर यहां पे 10 mm ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, भाई कल से बारिश हो रही, तो ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने लिखा 10 mm, तो 10 mm क्या है, रिजल्ट है। मैंने आपको क्या बताया था कि रिजल्ट वो जो हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई है। जैसे हमने लिख दिया इट हैज बीन रेनिंग, कल से बारिश हो रही है, हाउ मच, कितनी बारिश हो गई, तो हाउ मच का रिप्लाई क्या आ गया, 10 mm। तो 10 mm क्या है, हाउ मच का रिप्लाई है, रिजल्ट है। अगर किसी भी एक्शन के साथ में उसका रिजल्ट मेंशन कर रखा हो, कितना हो चुका है वो एक्शन, हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई होता है रिजल्ट, तो फिर उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा इट हैज रेन्ड, तो लिखो इट हैज रेन्ड 10 mm सिंस यस्टरडे। दूसरे में आ जाओ, दे हैव डन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। अब यहां पर अगर एवरी डे ना लिखा हो तो ये ठीक है, दे हैव डन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, कि भाई 30 मिनट ये लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। मान लो कोई लोग हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 मिनट हो गए उनको एक्सरसाइज किए हुए, मतलब करते हुए, तो हम वो जो 30 मिनट्स की ड्यूरेशन है उसको एम्फिसाइज करना चाहते हैं कि इन्होंने 30 मिनट एक्सरसाइज कर ली है, तो हम लिखेंगे दे हैव डन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे लिख रखा है एवरी डे। एवरी डे का मतलब ये कोई रेगुलर इवेंट नहीं है, मतलब ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, रेगुलर इवेंट है, बार बार होने वाली घटना है। तो कहने का मतलब वो रोज एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट, ये कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। तो अगर वो 30 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं, ना कम ना ज्यादा, तो फिर तो इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए। तो हैव डन की जगह लिखो डू, दे डू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट में आ जाओ, वी ओन दिस लैंड सिंस 2020। अब यहां पर हमने ओन वर्ब लिखी जो इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। अब यहां पर हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में हम इंडेफिनिट टेंसेस का भी यूज करते हैं अगर वो एक्शन उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो तो। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज करते। जैसे यहां पे हमने पॉइंट ऑफ टाइम लिखा ना,
तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ या तो परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ओन वर्ब जो होती है ये स्टेटिव वर्ब होती है, जैसे पजेस है, हैव है, ओन है, ये तीनों पोजेशन शो करने वाली वर्ब्स हैं। पोजेशन जो होता है वो एक्टिविटी नहीं होता, स्टेट की कैटेगरी में आता है पोजेशन, तो इनका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते उनका हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनाते, तो हम उनको लिखेंगे परफेक्ट टेंस में। यहां पर आंसर हो जाएगा दे हैव ओन्ड, सॉरी वी हैव ओन्ड, तो आंसर हो जाएगा वी हैव ओन्ड दिस लैंड सिंस 2020। नेक्स्ट में जो मोहन हैज बीन बिलीविंग इन गॉड सिंस चाइल्डहुड, अब यहाँ पे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम लिखा। अब पॉइंट ऑफ टाइम जब किसी एक्शन का उसके साथ लिखा हो तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट अगर उसके साथ उसका रिजल्ट मेंशन हो तो हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज हो सकती तो परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे रिजल्ट तो मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बिलीव वर्ब है ना स्टेट की वर्ब है, थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, होप है, वांट है, नीड है, ये सब हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। बिलीव जो है ना वो बिलीव करना, जैसे मैं कह दूं आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो ये मेरी मेंटल स्टेट है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बिलीव जो है वो स्टेट की वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट टेंस लिखेंगे। हम लिखेंगे मोहन हैज बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। फिर हमने लिखा आई हैव दिस डाउट फॉर मोर देन 6 मंथ। अब यहाँ पे फॉर मोर देन 6 मंथ्स क्या है, ड्यूरेशन है। किसी भी एक्शन के साथ में अगर ड्यूरेशन लिखिए तो हम इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, अगर वो एक्शन उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा आई हैव दिस डाउट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ये सही हो सकता है अगर हम ये कहना चाहें कि ये डाउट मेरे पास 6 महीनों से ज्यादा के लिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डाउट मेरे पास 6 महीने से ज्यादा समय तक रहेगा, तो ग्रामेटिकली ये सही है, बट लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस कि आपको अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप ये कैसे डेफिनेटली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ड्यूरेशन को, कि इतने समय तक ये डाउट रहेगा। हो सकता है उस डाउट का सोल्यूशन आपको कल मिल जाए, हो सकता है सालों ना मिले उसका सोल्यूशन। तो अगर हमें, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था ना ही इज इल, तो कोई पर्सन जो बीमार है हम डेफिनेटली उसकी ड्यूरेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब तक बीमार रहेगा। उसी तरीके से हम किसी के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो हम ये डेफिनेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी फ्रेंडशिप कब तक रहेगी। द सेम वे अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डाउट या कंफ्यूजन आपको कब तक रहेगा, ठीक है। हो सकता है कल सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है उसका सालों सोल्यूशन ना मिले। तो ये जो हमने लिख रखा ना ये लॉजिकली गलत है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। अब कैसे सही करें, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप हैव वर्ब का बना नहीं सकते, क्योंकि हैव जो पोजीशन की वर्ब होती है उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, तो हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये हैव हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो हमें लिखना पड़ेगा आई हैव हैड। आई हैव हैड दिस डाउट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। नेक्स्ट में आ जाओ, माय अंकल इज स्विमिंग फॉर एन आवर, ये अंकल 1 घंटे से तैर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इज स्विमिंग लिख रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस ना तो पॉइंट के साथ ना ड्यूरेशन के साथ यूज किया जा सकता, तो ये तो गलत है ही है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख रखा है, तो ड्यूरेशन के साथ में या तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखें या परफेक्ट टेंस लिखें या इंडेफिनिट टेंस लिखें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत है, मतलब कॉन्टिन्यूअस गलत है। आप इंडेफिनिट टेंस लिखो, आप परफेक्ट लिखो, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो। ये लिखा ना, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन के साथ में आप इंडेफिनिट टेंस लिखो, परफेक्ट लिखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो, कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते, तो ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें, क्या इंडेफिनिट टेंस लिख दें, माय अंकल स्विम्स फॉर एन आवर, कि मेरे अंकल 1 घंटा तैरते हैं। मान लो एक्सरसाइज करता है जैसे कोई पर्सन रोज, वैसे कोई पर्सन रोज अपना स्विमिंग करता है, जाता है पूल में या घर पे उसके पूल है, 1 घंटे रोज स्विमिंग करता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं माय अंकल स्विम्स फॉर एन आवर, मेरे अंकल 1 घंटे तैरते हैं। हैबिट हो गई, 1 घंटे ही स्विमिंग करते हैं, ना कम ना ज्यादा, तो आप ये भी लिख सकते हो स्विम्स। आप परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हो, माय अंकल हैज स्विम फॉर एन आवर, 1 घंटे मेरे अंकल जो है वो तैर चुके हैं, 1 घंटा पूरा हो गया, इस बात को एम्फेसाइज करना चाहते हो। और हैज बीन स्विमिंग भी लिख सकते हो कि 1 घंटे से अंकल तैर रहे हैं, 1 घंटे पहले उन्होंने काम शुरू किया था और वो भी चल रहा है। तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, लॉजिकली कोई भी करेक्ट होगा। तो अब हम क्या लिखें भाई, जब तीनों ही तरीके से सही किया जा सकता है तो वो हम क्या करें, तो जो आपको इजिएस्ट लगता है उसको फॉलो कर लो। इजिएस्ट क्या है कि स्विमिंग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना उसको कॉन्टिन्यूअस ही रहने दो, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस बना दो, तो लिख दो माय अंकल हैज बीन।
माई अंकल हैज बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। तो ये सही होगी। तो ये जो हमने परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनसे रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस की मदद से डिस्कस किए हैं, आप इनको बढ़िया से रिवाइज करें। और अभी हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो फर्दर यूजेस हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स यूजेस हैं और भी वो एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो आपने पढ़ा इसका डिटेल्ड नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे अगर व्हाट्सएप पे डिस्कस करने वाला होगा, नहीं तो कल की लाइव क्लास में उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, इनके डिटेल नोट्स बनाने हैं और समझना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर डाउट्स पूछना है। ठीक, रट्टा नहीं मारना है, बस ये मान के चलो जो कॉन्सेप्ट्स बताए समझाए जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को बताने समझाने के लिए मैं 4-5 एग्जांपल्स यूज करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो इतने में समझ में आना चाहिए, और इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो कंपटीशन की तैयारी, फिर आप काबिल भी नहीं हो। ठीक है, अब ये बात कहने का कोई मतलब तो बचा नहीं, क्योंकि आप बैच ज्वाइन कर चुके हो तो वो तो हो गया, लेकिन समझ में आ जाता होगा। एक कॉन्सेप्ट है, 4-5 एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ जाता होगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है, सेंटेंस पढ़कर सिचुएशन समझनी है और सिचुएशन पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कोई रूल रट्टा नहीं मारना है कि फॉर के साथ ये होता है, सेंस का दो आता है, रट्टा नहीं मार सकते आप। सिचुएशंस एग्जांपल वाइज बदलती रहती हैं, तो अगर आप समझने की आदत नहीं डालोगे, चीजों को पढ़ के समझोगे नहीं, खाली रूल के बेसिस पे इंग्लिश सीखना चाहोगे, तो फिर हमेशा कंफ्यूजन डाउट्स बने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।